हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक अर्थात समानता के अधिकार के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक यहाँ पे हम समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। मतलब विधि का शासन, विधि के शासन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति नागरिक अनागरिक दोनों आ जाते हैं इसमें, सभी व्यक्ति समान होंगे चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, इस संबंध में हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक A.B. डाइसी। ठीक है, A.B. डाइसी एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने ही विधि के शासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका सिद्धांत ये था कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी ना क्यों ना हो, जैसा कि हमने भी ये पढ़ा आर्टिकल 14 में। और हम अब देखते हैं इसके दो उपसिद्धांत हैं। ठीक है, इसके दो उपसिद्धांत हैं। कौन सा? अब देखते हैं। विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि राज्य जो है सभी समान लोगों के लिए समान कानून का निर्माण करेगा, सभी लोगों के लिए समान कानून का निर्माण करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो सिद्धांत है राज्य के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण का है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। अब वहीं हम बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण के बारे में। ये जो विधियों का समान संरक्षण का जो सिद्धांत है ये राज्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का है, क्योंकि ये राज्य को अधिकार देता है कि जो व्यक्ति हैं उनके मध्य तार्किक आधार पर विभेद करके समान लोगों के लिए समान कानून और असमान लोगों के लिए असमान कानून का निर्माण करें। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में जो शासन का जो राजनीतिक स्वरूप है, यहाँ का जो भौगोलिक स्वरूप है, उस आधार पर विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत में विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वो निहित है। अर्थात राज्य लोगों के मध्य तार्किक आधार पर विभेद करके लिए समान लोगों के लिए समान कानून का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये था आर्टिकल 14 विधि का शासन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। ठीक है, अब हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 कौन सा है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात आर्टिकल 15 में जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, उस आधार पर राज्य लोगों के मध्य, नागरिकों के मध्य, जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये इन आर्टिकल्स में नागरिक शब्द का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे नागरिक शब्द का प्रयोग करेंगे जब भी बोलेंगे हम, तो नागरिकों के मध्य इन आधार पर वो विभेद नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर
इन आधारों पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को। ठीक है। अब एक और प्रावधान है इसमें कि इस आर्टिकल का कोई भी तथ्य, कोई भी उपबंध राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगा। अर्थात महिला और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। इसके इस तथ्य में ये इसके आर्टिकल 15 का कोई भी तथ्य इस मध्य में आड़े नहीं आएगा। ठीक है। अगर राज्य को लगता है कि राज्य में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC हैं, ST हैं, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य को आर्टिकल 15 का कोई भी तथ्य विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 के तथ्य थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अब आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समता। अब हम बात करते हैं राज्य नागरिकों के मध्य, भारतीय नागरिकों के मध्य नियोजन और नियुक्ति में विभेद नहीं करेगा। ठीक है। नियोजन, राज्य के दिन जो भी नियोजन और नियुक्ति होगी उसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। यह है आर्टिकल 16। वहीं पे एक और उपबंध है कि ये 16(1) था ना, ये 16(1) था। अभी 16(2) के बारे में बात करते हैं कि अभी हमने एक पढ़ा था धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। इस आधार पर नियोजन या नियुक्ति में भारतीय नागरिकों के मध्य विभेद नहीं कर सकते। ठीक है। और आर्टिकल 16(3) क्या बोलता है? 16(3) बोलता है कि महिलाओं एवं इसमें राज्य को विशेष उपबंध करने के लिए आर्टिकल 16 का कोई भी जो तथ्य है, जो भी तथ्य हो, राज्य को विशेष उपबंध करने के लिए से निवारित नहीं कर सकता किसी विशेष वर्ग के लिए। ठीक है। अब वहीं पर बात करते हैं हम आर्टिकल 16(4) की। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य में अगर पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य उनके लिए विशेष उपबंध को निवारित कर सकता है। ठीक है। वहीं एक 16(4)(a) है इसमें। इसके तहत 77वां संविधान संशोधन में संविधान संशोधन किया गया था 1995 में। उसी संविधान संशोधन के तहत 16(4)(a) जोड़ा गया आर्टिकल 16 के अंतर्गत, और SC ST को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत SC ST को पदोन्नति में नौकरी में पदोन्नति जो भी है उस पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक वाद था। कौन सा वाद था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। कौन सा? 1993। ठीक है। इस वाद में ये वाद आया कैसे? सबसे पहले ये सुनिए कि जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो मंडल आयोग का गठन किया गया VP मंडल की अध्यक्षता में।
ये पिछड़े वर्ग के उत्थान के संबंध में। इस आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि 27% आरक्षण की व्यवस्था हो ओबीसी के लिए, लेकिन जो जनता पार्टी की सरकार थी वो गिर गई। बाद में 1989 में वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। उसके बाद यही इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले पे अब हम देखते हैं, रोशनी डालते हैं इस पर कि क्या हुआ। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुत सारी टिप्पणियां की गई, बहुत सारे सिद्धांत को बताया गया कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आरक्षण से हमको क्रीमी लेयर को अलग रखना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए, एक और टिप्पणी की गई, ठीक है। अगर न्यायपालिका चाहे तो वो समाज में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी हमने आर्टिकल 16 के तहत 16(1) पढ़ा था और 16(4) पढ़ा था, ठीक है। 16(1) और 16(4) पढ़ा था। 16(1) क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। वहीं 16(4) क्या कहता है, अगर वो कहता है कि राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए अगर समान प्रतिनिधित्व नहीं है उनका, तो उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। तो इस प्रकार जो 16(4) जो है ना, 16(1) का अपवाद नहीं है, ठीक है। ये उसी के अंदर एक व्यवस्था है, ठीक है। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में बहुत सारी टिप्पणियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। एक और टिप्पणी है कि भारतीय समाज तो जाति आधारित है, लेकिन जो समाज जाति आधारित नहीं है भारत के अंदर, उनमें जाति की पहचान के लिए विशेष प्रकार की और व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पिछड़े वर्ग लोगों को आगे ये आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके। एक और टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की गई सिद्धांत का बताया गया कि जो यहाँ पे पिछड़ेपन की बात हो रही है वो केवल सामाजिक पिछड़ेपन की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि उसमें शैक्षणिक पिछड़ापन भी हो। यहाँ पे जो बात हो रही है पिछड़ेपन की वो केवल सामाजिक है, ठीक है। इस प्रकार से हम आर्टिकल 16 को देखा। अब हम आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। जब हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए तो हमारा समाज एक परंपरागत समाज था, जाति आधारित समाज था, वर्ण व्यवस्था आधारित समाज था। इसमें बहुत सारी सामाजिक विषमताएं शामिल थी, कूट कूट के सामाजिक कुरीतियाँ भरी हुई थी। जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम जब इस संविधान को लागू करते हुए एक सामाजिक विषमताओं से भरे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं और एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देश सुदृढ़ हो, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र, आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे थे, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कब हो सकेगी, जब भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाएं, ठीक है। भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं वो सब समाप्त हो जाएं, अस्पृश्यता जो शामिल है वो समाप्त हो जाए। इसी अस्पृश्यता के संबंध में हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 17 में ये प्रावधान किया गया है। कौन सा प्रावधान किया गया है कि इस संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है और इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955
लाया गया। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया गया और इसी अस्पृश्यता अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया और इसका नाम किया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे प्रावधान किए गए, दंड की व्यवस्था की गई। इसके तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के संबंध में विचार रखता है या इस विचार का समर्थन करता है तो वो दंडनीय अपराध है। इस संबंध में शारीरिक दंड, आर्थिक दंड या शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड की व्यवस्था है। और ऐसे ही कोई जनसेवक यदि अस्पृश्यता के संबंध में विचार रखता है या उसका समर्थन करता है तो उसकी संसद की और विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रावधान है उसमें। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 17 को देखा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। कौन से आर्टिकल की बात करेंगे? आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, इस आर्टिकल 18 में हम उपाधियों के अंत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उपाधि है क्या। ये एक लिखित अलंकरण है जो किसी विशेष कार्य, उत्कृष्ट कार्य, विशिष्ट कार्य को करने पर दिया जाता है। आर्टिकल 18 में ये स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि राज्य, सैन्य और शैक्षणिक उपाधि के अतिरिक्त कोई प्रकार की उपाधि नहीं देगा। ठीक है, तो इस संबंध में प्रावधान है कि कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। और प्रावधान है कि कोई भी विदेशी को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय उपाधि नहीं दी जा सकती। अब हम देखते हैं कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, ये सब उपाधि हैं। और क्या इन उपाधियों को देना आर्टिकल 18 का उल्लंघन है या नहीं है? 1954 में राष्ट्रपति की अधिसूचना, 2 अधिसूचनाओं के बाद से ही इसको दिया जा रहा है। लेकिन ये जो उपाधि दी जा रही है भारत रत्न की, पद्म भूषण की, पद्मश्री की, पद्म विभूषण की, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो उपाधियाँ दी जाती हैं किसी विशेष क्षेत्र पे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दी जाती हैं। एक प्रकार से शैक्षणिक उपाधियों के समतुल्य ही है। इस प्रकार से इन उपाधियों को देना आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, बशर्ते इसे उपसर्ग और प्रत्यय के तौर पर आप यूज मत करें कि इसे अपने नाम के सामने उपयोग में ना लाएं। इस प्रकार से ये उल्लंघन में नहीं है। आर्टिकल 18 के संबंध में कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारतीय संसद इस संबंध में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से हमने आज समानता के अधिकार के बारे में देखा। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के टॉपिक को कवर किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।